नमस्कार साथियों। एमई 203 इंजीनियरिंग मटेरियल और प्रोसेस के चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स एंड देयर डिफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया और क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं ये देख लिया। क्रिस्टल के किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन क्रिस्टल्स में किस तरह के कमियां होती हैं, डिफेक्ट्स होते हैं या इम्परफेक्शंस होते हैं, उनके बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं। पिछले जो अपना लेक्चर हुआ था उसमें मैंने एक बेसिक आइडिया आपको डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स के बारे में दिया था, जिसको हम बोलते हैं धातु विरूपण। यानी किसी भी चीज़ की जो शेप है या साइज़ है उसमें अगर कोई प्रेशर लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो नॉर्मली हम लोग उसको विरूपण कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी मेटेलिक बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल या लोड के कारण उत्पन्न जो उसमें चेंजेस होते हैं उसको हम लोग डिफॉर्मेशन या विरूपण कहते हैं। तो इसमें जो अलग अलग तरह के यांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं डिफॉर्मेशन के लिए जो जिम्मेदार होती हैं, वो होती हैं फोर्जिंग है, रोलिंग है, ड्राइंग है, स्पिनिंग है, एक्सट्रूजन है, पियर्सिंग है, स्क्वीजिंग है। तो इसमें क्या नॉर्मली जो डिफॉर्मेशन होता है इसमें दो तरह के चेंजेस आते हैं। एक तो लॉन्गिट्यूडनल चेंजेस होते हैं जिसमें कि जो अपनी बॉडी होती है उसमें इसकी लेंथ में यानी लंबाई में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, घटती बढ़ती है लंबाई में, तो वो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल चेंजेस। और एक होता है एंगुलर चेंजेस, यानी अगर फेसेस जो उसके फेस होते हैं अगर उसमें कोई एंगुलर चेंज हो जाए तो जो सतह होती हैं उसके उस या फलक जो होते हैं उसमें अगर कोई चेंज आता है तो हम उस तरह के चेंज को एंगुलर कोणीय चेंज बोलते हैं। अब डिफॉर्मेशन कितने तरह के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मली दो तरह के डिफॉर्मेशन या विरूपण होते हैं। इसमें एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्रत्यास्थ और एक होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी सुघट्य विरूपण। तो जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है इसमें वो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, मतलब स्थायी नहीं होता है, टेम्पररी होता है। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि परमानेंट यानी हमेशा के लिए उसमें एक डिफॉर्मेशन या चेंज हो जाता है उसकी बॉडी में, पर वो टूटता नहीं है। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब जैसे अगर हम कोई इस पर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को जो एक्सटर्नल फोर्स है अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर ही लगाते हैं और उसको हटा लेते हैं तो बॉडी जो है वो अपनी वापस ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाती है। तो इस तरह का जो डिफॉर्मेशन होता है दैट इज़ नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन या प्रत्यास्थ विरूपण। परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज होगा बट वो वापस जैसे फोर्स हटाएंगे हम लोग तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। दूसरी जो डिफॉर्मेशन की टाइप मैंने बताई वो है आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, सुघट्य डिफॉर्मेशन या सुघट्य विरूपण, जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग इलास्टिक लिमिट के बाद भी एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य फोर्स लगाना जारी रखते हैं और जब फोर्सेस हटाते हैं, वंस द इलास्टिक लिमिट इज़ क्रॉस्ड, उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो भी इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़। मतलब इलास्टिक लिमिट जो प्रत्यास्थ सीमा होती है उसके बाद अगर हमने फोर्स लगा दिया और हम उसको हटा भी देंगे तो बिना टूटे वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएगी। टूटेगी नहीं बट वो ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आएगी, शेप एंड साइज़ में नहीं आएगी और उसमें किसी ना किसी प्रकार का परमानेंट डिफॉर्मेशन या परमानेंट या स्थायी विरूपण हो जाएगा। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है और इसके कारण जो होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है स्लिप यानी जिसको हम बोलते हैं सर्पण, दूसरा होता है ट्विनिंग यानी यमलन, तीसरा होता है ग्रेन ग्रोथ यानी कण वृद्धि और चौथा होता है अनिलिंग यानी ये एक तरह का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। तो ये चार जो कारण हैं इसके कारण आपकी जो बॉडी होती है उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन या स्थायी विरूपण होता है। तो मेटल डिफॉर्मेशन का जो मुख्य कारण विभिन्न स्ट्रेसेस का उत्पन्न होता है। जब भी हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पे तो उसमें क्या होता है, उसमें उस फोर्स के अगेंस्ट अंदर से एक फोर्स डेवलप होता है जो उसको रेजिस्ट करता है और उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो अगर फोर्स अगर बाहर लग रहा है तो जो
वो रेजिस्टेंस जो होता है वो ऑफर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, वो अंदर से स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो उसका कारण वो डिफॉर्मेशन होता है। तो इलास्टिसिटी डिफॉर्मेशन में स्ट्रेस जो है प्रतिबल, मतलब जो फोर्स हमने लगाया उसके अगेंस्ट जो बल हमें प्राप्त हो रहा है बॉडी में से, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होते हैं, इसलिए मटेरियल का टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। परंतु प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट से अधिक स्ट्रेस लगने पर धातु में परमानेंट विरूपण हो जाता है, जैसा कि हम लोग पहले आपको बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्लिप और ट्विनिंग की। तो स्लिप और ट्विनिंग जो हैं, दोनों प्रकार के विरूपण कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेसेस के कारण होते हैं। शियर का मतलब एक दूसरे के ऊपर लेयर्स का फिसलना, शियर। तो पहली बात करते हैं हम लोग स्लिप की। तो परस्पर दो क्रिस्टल्स के जो डिस्प्लेसमेंट से होती है, ये इसका एक कारण है। विस्थापन की दिशा को डायरेक्शन ऑफ स्लिप, जिस दिशा में या जिस डायरेक्शन में स्लिप होती है या डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ स्लिप। और विस्थापित तल यानी उसको हम लोग बोलते हैं स्लिप प्लेन। ठीक है, तो स्लिप जो है एक या अधिक प्लेन्स पर हो सकती है, जरूरी नहीं एक ही प्लेन पे हो, ये कई प्लेन्स पे भी स्लिप हो सकती है। स्लिप प्लेन पर जो लगने वाला जो बल होता है वो कर्तन बल, जैसा मैंने आपको बताया, शियर फोर्स होता है। यह बल जब किसी निश्चित मान से हो जाता है तो धातु में फिसलन होती है, यानी इसकी जो वैल्यू होती है, क्रिटिकल वैल्यू जब मतलब आती है कि भाई एक लेवल के बाद हम उसमें फोर्स लगाएंगे, शियर फोर्स, तो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ स्लिप बिटवीन द लेयर्स। इसको हम लोग क्रिटिकल शियर फोर्स कहते हैं। क्रिटिकल है ना, शियर फोर्स कहते हैं। नॉर्मली एफसीसी मेटल्स जो होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जिस मेटल्स में होता है, इसमें जो स्लिप है इस तरह की संभावना ज़्यादा होती है कि स्लिप इसमें डेवलप हो। फिर दूसरी जो बात है वो है ट्विनिंग की। धातु के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में केवल स्लिप ही नहीं होती, साथ साथ ट्विनिंग यानी युग्मीयता भी होती है। ट्विन्स का मतलब दो एक से, है ना। तो ट्विनिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, स्ट्रेस्ड क्रिस्टल के एक भाग के एटम इस प्रकार अरेंज हो जाते हैं कि क्रिस्टल का एक भाग दूसरे भाग की दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज बन जाता है। तो मतलब क्या होता है ट्विनिंग में, ट्विन्स का मतलब जैसे मैंने आपको बताया जुड़वां, जैसे जुड़वां बच्चे होते हैं, वैसे ही इसमें क्या होता है ट्विनिंग में, जब किसी भी तरह का फोर्स लगता है या शियर फोर्स लगता है, तो जो एटम्स होते हैं, उस क्रिस्टल्स जो होते हैं, वो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, दो भागों में डिवाइड होके, जो एक भाग होता है वो दूसरे भाग की बिल्कुल मिरर इमेज होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ट्विनिंग। ट्विन का मतलब दो एक से। तो ट्विनिंग में स्लिप के जैसे एटम्स का सरकाव नहीं होता, यानी स्लिप नहीं होता है, वरन एक प्लेन से झुकाव हो जाता है, यानी एक जो प्लेन होता है, जो तल होता है, उससे वो थोड़ा सा झुक जाता है, डाइवर्ट हो जाता है ना। तो वो जिस प्लेन से झुकाव होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्विनिंग प्लेन। यह प्लेन जो है मिरर का कार्य करता है, यानी इस प्लेन के कारण ही जो दूसरी जो हमें इमेज दिख रही है वो बिल्कुल पहले वाले जो एटम्स हैं, पहले हाफ में जो एटम्स हैं, उनकी बिल्कुल मिरर इमेज बनती है। अब बात करते हैं रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन और ग्रेन ग्रोथ की। तो रिकवरी को हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्लाभ। अब मेटल्स में एक्सटर्नल फोर्स के कारण मैंने आपको जैसे बताया कि स्ट्रेसेस को कम करने तथा मेटल में वांछित गुणों को प्राप्त करने के उद्देश्य से रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है ये की जाती हैं। जैसा मैंने बताया, जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उस पर डेफिनेटली जब फोर्स लगेगा तो उसके जो एटम्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनमें कुछ चेंजेस आता है, तो उनके कारण उसमें कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपने जो मेटल की, वो कम हो जाती हैं या डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि उसमें कुछ हम कोई और भी वैल्यू, अगर कोई भी क्वालिटी या उसमें कोई फीचर्स या कोई उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ऐड करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग इसके लिए रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन, रिकवरी का मतलब पुनर्लाभ और रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्रिस्टलाइजेशन वापस करना या उनका अरेंजमेंट वापस से करना, जिससे कि हमें जो वांछित क्वालिटीज़ हैं, जैसे डक्टिलिटी है, स्ट्रेंथ है,
टफनेस है, हार्डनेस है, इस तरह की हमें जो प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करना हो या नया लाना हो तो हम ये दो प्रक्रियाएं या क्रियाएं रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अब रिकवरी क्या होती है? पुनर्लाभ। तो मेटल्स को निम्न तापमान पर हम गर्म करते हैं और उन्हें इंटरनल स्ट्रेसेस से मुक्त कराने की जो क्रिया होती है उसे रिकवरी कहते हैं। क्या होता है कि जब फोर्स लगता है तो मेटल्स डिस्टर्ब, जो उसमें क्रिस्टल्स और जो एटम्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और उनको अपोजिशन के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें एक स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, तो वो स्ट्रेसेस जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती किसी भी मेटल के लिए। तो उन इंटरनल स्ट्रेसेस जो डेवलप होती हैं उनसे हमें छुटकारा पाना होता है। तो ये जो रिकवरी है ये एक मेथड है जिससे कि हम इंटरनल स्ट्रेसेस से मुक्ति पा सकें। तो स्ट्रेस्ड मेटल होता है यानी जिस पे फोर्स लगा हुआ है, बाह्य फोर्स लगा हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, को हम क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे पर गर्म करके, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जहाँ पर वो टेम्परेचर होता है जिससे कि उसका क्रिस्टलीकरण शुरू होता है। तो स्ट्रेस मेटल को हम रिकवरी में क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे पर गर्म करते हैं और फिर धीरे धीरे उसको हम लोग कूल करते हैं यानी उसको ठंडा करते हैं। इट इंक्रीजेज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये क्या है? इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा देता है, परंतु माइक्रोस्ट्रक्चर तथा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो बहुत सारी होती हैं उनमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ उसकी जो टेंसाइल तन्य जो सामर्थ्य होती है वो उसकी बढ़ जाती है। बट बाकी जो चीज़ें हैं, माइक्रोस्ट्रक्चर जो मतलब जो क्रिस्टल्स का अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ज़्यादा चेंजेस होते। एक मिनट। और ये जो रिकवरी होती है इससे थोड़ा सा इंक्रीज हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे भी होता है। इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो हमारी बढ़ जाती है और स्ट्रेसेस जो होते हैं वो, प्रतिबल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से। दूसरी जो प्रक्रिया है जिसमें कि हम इंटरनल स्ट्रेसेस से मुक्ति पाते हैं वो है रिक्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें हाई टेम्परेचर पर हम इसको गर्म करते हैं किसी भी धातु को, और धातु से उसका फिर क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी वापस से क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है और नए कण बनते हैं यानी ग्रेन्स। तो माइक्रोस्ट्रक्चर तथा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में तेज़ी से परिवर्तन होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन की ये खासियत है कि इसमें क्या होता है कि माइक्रोस्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होता है अपने एटम्स का, जो हम लोग टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं उसमें अरेंजमेंट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है और बहुत तेज़ी से होता है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस आते हैं, परंतु जो उसकी सामर्थ्य है, जो स्ट्रेंथ है और हार्डनेस है उसमें कमी आ जाती है। तो ये एक नुकसान भी होता है। डक्टिलिटी जो है, तन्यता, वो बढ़ती है और इंटरनल स्ट्रेसेस टोटल रिमूव हो जाते हैं, यानी बिल्कुल प्रतिबल जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। डिस्टॉर्टेड और इलॉन्गेटेड ग्रेन्स गायब हो जाते हैं, यानी जो बिगड़े हुए या लंबे जो ग्रेन्स होते हैं, कण होते हैं, वो टोटली इस प्रक्रिया से गायब हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेन ग्रोथ। ग्रेन ग्रोथ यानी कण वृद्धि, ये क्या होता है? तो रिक्रिस्टलाइजेशन में धातु को क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करने से जो नए कण होते हैं, नए ग्रेन्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, उनकी उत्पत्ति होती है ना। क्योंकि नए कण पुराने कणों की अपेक्षा, जो कण जो हैं, जो नए ग्रेन ग्रोथ हुई है, ये जो पुराने कणों की अपेक्षा साइज में बड़े होते हैं, क्योंकि गर्म अवस्था में दो या ज़्यादा ग्रेन आपस में जुड़ जाते हैं और बिग साइज़ के नए ग्रेन्स को जन्म देते हैं। अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके जो कण होते हैं वो आपस में गर्म होने के बाद चिपक जाते हैं, तो उससे जो हम नए जो ग्रेन्स फॉर्मेशन है दैट विल बी बिगर इन साइज एज कंपेयर टू द प्रीवियस ग्रेन्स। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्रेन ग्रोथ कहते हैं। तो जैसे ही हम हीट करेंगे तो ये ग्रेन ग्रोथ होती है। तो फाइन ग्रेन मेटल्स कन्वर्ट इनटू कोर्स ग्रेन मेटल्स। फाइन मतलब बहुत ही महीन जो होते हैं उसके ग्रेन मेटल्स, वो होते हैं कोर्स, है ना। बड़े बड़े उसके जो ग्रेन मेटल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। अब एक जो प्रोसेस होता है वो होता है अनीलिंग।
तो इसमें क्या करते हैं, मेटल फॉर्मिंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे के तापमान पर हम लोग करते हैं इसका जो मेटल फॉर्मिंग होता है, यानी जो भी चेंजेस करने होते हैं उसमें जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर उससे हम नीचे तक उसको गर्म करते हैं, उससे कोल्ड वर्किंग कहते हैं। अगर हम लोग कार्य रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर करते हैं तो उसे हॉट वर्किंग बोलते हैं, और अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम पे हम कार्य करते हैं, किसी भी तरह का ऑपरेशन या प्रक्रिया करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोल्ड वर्किंग। जितना ज़्यादा प्रेशर इसमें ज़रूरत पड़ती है कोल्ड वर्किंग में, उतना ही कम जो है आपको हॉट वर्किंग में ज़रूरत पड़ती है। इससे क्या होता है, दैट लीड्स टू इंटरनल स्ट्रेसेस, दैट इज़ वाई एनीलिंग इज रिक्वायर्ड आफ्टर कोल्ड वर्किंग। तो कोल्ड वर्किंग से क्या होता है, ये अपने जो करी आती है, इसके बाद हम लोग एनीलिंग करते हैं, जिससे कि हमारे जो इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हुए हैं कोल्ड वर्किंग कारण, वो उनसे निजात मिल सके या उनको हम लोग ख़त्म कर सकें। तो इस्पात को सॉफ्ट बनाना सो दैट इट कैन बी मशीन्ड ईजीली, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जो हमारी स्टील होती है हम उसको सॉफ्ट बनाते हैं, तभी उसकी जो मशीनिंग प्रक्रिया है उस पर हम आसानी से कर सकेंगे। ग्रेन साइज व स्ट्रक्चर का परिष्करण कर स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी बढ़ाना, रिफाइनमेंट हो जाता है। जो ग्रेन साइज होती है ना, अपनी कणों की जो साइज होती है और उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसका रिफाइनमेंट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, उसकी सामर्थ्यता और उसकी तन्यता जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। और उसके बाद जो उसमें गैसेस जो बंद हो जाती हैं जब कास्टिंग के दौरान, कई बार क्या होता है कि कास्टिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे, एक बेसिक आइडिया कि जो पिघला हुआ जो मेटल होता है, धातु होती है, उससे हम लोग मोल्ड में उसको डालते हैं और वो फिर उसके हिसाब से शेप में ढल जाता है। तो इनमें क्या होता है, कुछ गैसेस होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं किसी भी कारण से, तो उनको जो है वो हम लोग निकालते हैं एनीलिंग के माध्यम से। तो रिलीविंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस, और इसके अलावा हम लोग जितनी भी इंटरनल जो प्रतिबल होते हैं उनको सभी को हम लोग इसमें से हटा देते हैं। तो ये मैंने आपको जो 4 चीज़ें जो बताई हैं, ये क्या है, ये रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन ग्रोथ, स्लिप, ट्विनिंग, रिक्रिस्टलाइजेशन, इनके बारे में, ये प्लास्टिक जो डिफॉर्मेशन होता है वो इन कारणों से होता है। अब ये जो अपना सेकंड चैप्टर है ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है फेरस मेटल्स, उसके बारे में अगली बार से नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैप्टर का रिवीजन कीजिएगा तो आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।